Welcome friends. Today we will discuss an complete package of environment and ecology for 2023 and 24 UPSC and UPPCS examination of candidate अर्थात 2023 और 2024 के यूपीएससी और पीपीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट पैकेज रहेगा। आज का पार्ट 1 रहेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। क्लाइमेट चेंज जो है मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, और इसमें ओजोन डिप्लेशन के कुछ अगर समय मिला तो ओजोन डिप्लेशन के जो कुछ पार्ट जो है कुछ हिस्से जो हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका एनालिसिस बताते चले क्वेश्चन की, इससे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। देखिए कि क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से अगर आप एनालिसिस करें 2015 से लेते हुए 2022 तक के जो है एक औसतन मैं बताते चलूँ कि 11 से 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से 21 क्वेश्चन जो है इसका एवरेज हुआ। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो प्रत्येक 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का होता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का होता है। ओके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का होता है। तो उसके बाद देखिए कि आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे, क्लाइमेट चेंज पे। ये इस पढ़ने की महत्ता ज़्यादा है और क्लाइमेट चेंज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है? क्लाइमेट चेंज के देखिए 2 प्रकार होते हैं, एक क्लाइमेट और एक सीजन और वेदर, अर्थात कह सकते हैं जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम, ओके। जलवायु और मौसम होते हैं। तो बताते चलें कि अब इनकी डिफिनेशन क्या होती है। मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। देखिए मौसम एक तरीके से एक निश्चित जो है तापमान पर, एक निश्चित समय पर कह सकते हैं, एक निश्चित समय पर वायुमंडल की स्थिति जो होती है उसे हम मौसम कहते हैं। और मौसम वहाँ का टेम्परेचर देखा जाता है। मौसम में जो है जैसे वहाँ का टेम्परेचर देखा जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, और उसके बाद वहाँ का रेन कैसा है, वहाँ की हवाएं कैसी हैं। तो ये सब देखे जाते हैं। वहाँ अगर कोई आपसे पूछेगा कि वहाँ का मौसम कैसा है तो आप इनका जो आकलन करके बताएंगे कि वहाँ का तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेन कैसी है, और वहाँ की हवाएं कैसी हैं। तो ये मौसम होगा। अगर वैसे सिंपलीफिकेशन की लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो मौसम की डिफिनेशन होती है एक निश्चित समय पर वायुमंडल की स्थिति का जो आकलन होता है उसे हम कहते हैं मौसम, वेदर। और इसी का बृहद रूप अगर हम बताते चले तो जलवायु कहलाता है। तो जलवायु एक तरीके से 30 और 35 वर्षों का एक समाकलन होता है मौसम का, जिसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु में जैसे अगर बात की जाए, जैसे टुंड्रा की जलवायु अलग होती है, अंटार्कटिक की अलग होती है, साइबेरिया की अलग होती है। यहाँ की जलवायु जो है डिफरेंट होती है। ये 30 या 35 सालों में चेंज होती है। ओके, तो अब ये जलवायु में जैसे आपको बताते हैं कि क्लाइमेट जलवायु हो गया, तो ये क्लाइमेट चेंज होता कैसे है। क्लाइमेट चेंज अगर जलवायु होगी, जलवायु में टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर मुख्य भूमिका निभाता है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो टेम्परेचर जैसे पृथ्वी हो गई, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पृथ्वी हो गई। देखिए कि यह अर्थ है। सूर्य से जो यहाँ से रेडिएशन आती हैं, सूर्य से रेडिएशन आती हैं, आने के बाद सूर्य से रेडिएशन ये लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में आती हैं। ये जो है
लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण के रूप में आती हैं। कर सकते हैं लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण के रूप में ये आती हैं। अब इनका जो ये लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण क्यों कहते हैं? अब लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण करने का तात्पर्य है कि अब इनका जो वेवलेंथ होता है छोटा होता है। ये जो वेवलेंथ है ये छोटा होता है। वहीं पर जो है जब यहाँ से रिफ्लेक्ट की जाती हैं विकिरण जो है, तो ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण कहलाती हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण। ओके, दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण कहलाती हैं। ये इनके कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो इनका जो वेवलेंथ होता है ये मैक्सिमम होता है। लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा जो है ये मैक्सिमम होता है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण। अब जैसे यहाँ से विकिरण एमिशन हुई, एग्जिस्ट हुई, या जाकर वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा कुछ समय के लिए प्रिवेंट कर दी जाती है, रोक दी जाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए वायुमंडल है, वायुमंडल में कुछ गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, एटसेट्रा गैसें उपस्थित होती हैं जो कुछ समय के लिए जो प्रिवेंट कर देती है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले हमारे अर्थ का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस था औसतन जो है। अब उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हुआ, कितना? 0.33। तो 33 अब यहाँ नियर अबाउट अब ये पहुंच गया है 0.85 तक जो है डिग्री सेल्सियस जो है परसेंट जो है इंक्रीज हुआ है। अब इतना ही इंक्रीज की वजह से अगर हम बात करें तो ग्लेशियर की पिघलने की क्षमता भी अधिक तक संभवतः हो सकती है। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ग्लेशियर हो गया ना ये चेंजिंग। तो अब हम आते हैं इसके रोकथाम। देखिए सबसे पहले ये जो एग्जिस्ट गैसें थी, इसमें जो पहले जो इंग्लैंड थे, USA थे, ब्रिटेन थे, रशिया था, जापान, जर्मनी, ये सब जो है सबसे पहले अपना डेवलपमेंट कर लिए। आज वर्तमान समय में जो डेवलप कर रहे हैं जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर यह थोपा जा रहा है कि आप ऐसा न करें। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे आगे जो सम्मेलन में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम ये ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर जो जितना इंक्रीज करता है ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्योंकि पहले जो है आर्कटिक प्रदेशों या ठंडे प्रदेशों में जो खेती की जाती थी, वहाँ के जो प्रकाश को रोकने के लिए एक हरा शीशा या ग्रीन लेड का प्रयोग किया जाता था छतरी के रूप में, और उससे इंटर करने वाले, इंसिडेंट करने वाली किरणें जो होती हैं रोक दी जाती थी और एग्जिस्ट नहीं होती थी। एग्जिस्ट न होने की वजह से जो प्लांट होते थे, फसल होती थी, क्रॉप्स होती थी, वह अपनी प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है अपना भोजन पूरी तरीके से बनाती थी और अच्छे से जो अपना प्रोग्रेस करती थी और फसल भी, पैदावार भी अच्छी होती थी। तो वहाँ जो है उसे कहा गया तो ग्रीन हाउस, तो उसी का नाम चेंज करके यहाँ पर रखा गया जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस। अब इसका इफेक्ट, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट का कारण है कि टेम्परेचर का जो बदलाव हुआ जो है उससे हम कहते हैं, जितना परिवर्तन हुआ उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जब टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सॉरी इतना बड़ा बनाते हैं, तो पृथ्वी जैसे यहाँ से एग्जिस्ट हुए दीर्घ तरंग विकिरण,
तो एग्जिस्ट होने के बाद ये गैसें जो है रोकती हैं। अब जो रोकने की क्षमता रहती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो है ये मैक्सिमम बढ़ गई, ये अधिक रुकने लगी, ये टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो अब ये जो जितना टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान ही हैं, फायदे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जैसे बताएं ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है कि क्लाइमेट चेंज होगा, परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, और जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रकाश की दर जो है तीव्र हो जाएगी, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है जैसे इंक्रीज करेगी तो प्रकाश संश्लेषण की भी दर तेज हो जाएगी। और जो पौधे जैसे गन्ना, मक्का, आलू, चावल, ये भी जो है C4 का जो एग्जिस्ट करने लगेंगे, और इनकी परिणामी उत्पादकता भी बढ़ेगी। परिणामी उत्पादकता बढ़ेगी, और जो उर्वरकी प्रभाव है इनका जो है वह भी एक तरीके से बताते चले वह भी बढ़ेगा। चलिए आपको बताते चलते हैं इनकी जो हानियां क्या हैं। तो सबसे पहले हानि इसकी है ग्लोबल वार्मिंग की कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वह बढ़ेगी, रेट जो बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस इसकी रेट जो है बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और उसके बाद हम बताते चलें कि अब जो परिणामी उत्पादकता है वह भी बढ़ेगी। ओके, परिणामी उत्पादकता भी बढ़ेगी। कैसे कैसे करने का तात्पर्य है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको तो काटा जा रहा है, लेकिन जो उगाए जा रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से मैक्सिमम फल फूल रहे हैं। ओके, तो और उनकी परिणामी उत्पादकता तो जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन परिणामी जो है जैसे पेड़ पौधे काटने की वजह से जो उनकी मात्रा कम हो जाती है, कम होने की वजह से जो परिणामी एक तरह से जो पूरा टोटल रिजल्टेंट है वो प्रोडक्टिविटी वह लेस हो जाती है। ओके, अब इसके बाद जो इनका उर्वरकी प्रभाव है ये भी एक तरीके से बढ़ रहा है। उर्वरकी प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो ये थे जो है ग्लोबल वार्मिंग और नुकसान। जैसे आपको बताते चले कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे होगा तो वैसे ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने की वजह से जितनी सदा नीरा नदियां हैं ये भी एक तरीके से नदियों के द्वारा जो है एक तरह पानी की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाएगी सदा नीरा नदियों में। और सदा नीरा में जैसे नदियों में पानी की मात्रा अधिक होगी तो जो इनके निकटतम शहर हैं, नगर हैं, वह जलमग्न हो जाएंगे और जो पानी जो इससे जलमग्न बाढ़ आ जाएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते सूखा हो जाएगा, और वहां पर भी सूखे की भी मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि सदा नीरा नदियां जो है जब बर्फ पिघल गया तो अब कहाँ से दोबारा जो वहां पानी आएगा। और उसके बाद जैसे हिम ग्लेशियर की पिघलने जितनी उसके निकटतम कंट्रीज हैं या नगर हैं वह भी इसे जलमग्न हो जाएंगे, जल की मात्रा बढ़ जाएगी बर्फ पिघलने की वजह से। तो इसमें कुछ सम्मेलन किए गए हैं। जैसे पहला सम्मेलन था कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो है बताते चले, पहला सम्मेलन मानव
पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में हुआ था। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड होने की वजह से ये महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये पहला सम्मेलन था ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित। तो और ये लीगली रूप से वैलिड नहीं था, बाध्य नहीं था कि कानूनी रूप से बाध्य हो। पहले होने के प्रथम सम्मेलन होने की वजह से ये एक तरीके से महत्ता इसकी जो है महत्वपूर्ण, इसकी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इसी सम्मेलन के में जो है के दौरान जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व का जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद हम बताते चलें कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं, जैसे आईपीसीसी का हुआ था इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज। आइए चलते हैं इंटर गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज पे। तो आईपीसीसी का जो था, आईपीसीसी का जो है इंटर पैनल गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज का जो है ये 1988 में 1988 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। WMO और यूनेप ने जो है संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी। वैसे WMO की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेबलाइजेशन है 1950 में की गई थी। और यूनेप की बात करें दोस्तों, हम यूनेप की 1978 में ही की गई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका जो है मतलब कि हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या के नैरोबी में है। तो अगर हम इसको हम बताते चलें, WMO हो गया और यूनेप हो गया, तो ये दोनों ने सम्मिलित रूप से जो है इसकी स्टेबलाइज 1972 में की गई थी और इसकी 1950 में। इसका है नैरोबी में है, इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। WMO का स्विट्जरलैंड है और यूनेप का जो है नैरोबी में है। ओके, अब जो है आईपीसीसी का काम क्या रहता है? आईपीसीसी का काम रहता है कि इसे क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो समस्याएं हैं कैसे सावधानियां बरती जाए, कैसे उस पर जो है सबको नियम कानून लागू किया जाए, तो ये संबंधित है। ये पहली रिपोर्ट जो है बताते चले, ये पहली रिपोर्ट जो है दिया था UNFCCC की जो है, जबकि इसका पर्पस था संधारणीय विकास अर्थात सतत विकास क्लाइमेट चेंज, और उससे संबंधित ये रिपोर्ट भी दिया था। और UNFCCC की जो स्टेबलाइजेशन है 1992 की में की गई थी। ओके, और इसी के जो है दौरान, इसी के समय जो है पृथ्वी सम्मेलन भी घोषित किया गया था। तो अब इसके बाद जो है UNFCCC के, अब इसके बाद ये देखिए इसको रिपोर्ट देता है। UNFCCC के दौरान ही लागू किया गया था कि आपको बताते चलने की यूएन कन्वेंशन डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज का जो है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन घोषित किया गया था 1992 में जो है, इसका जो अलग टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन 1992 में, वही है UNFCCC का तरीके से कर सकते हैं। तो इसके दौरान जो है वो सतत विकास और संधारणीय विकास, क्लाइमेट चेंज और भी मुद्दे उठाए गए थे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कंजर्वेशन के लिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है, और बताते चलें क्लाइमेट चेंज के लिए
अब बेसिक समझ जो है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको जो है, जैसे इनकी बैठकें कब कब होती हैं। क्लाइमेट चेंज की जो है बैठक हर वर्ष होती है। क्लाइमेट, इसके दौरान जो क्या बैठकें की जाती हैं, तो क्लाइमेट चेंज की बैठक जो है एक वर्ष पे होती है, एक वर्ष के दौरान होती है। और वहीं पर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की जो बैठक है वह होती है 2 वर्ष पे। जैव विविधता की जो बैठक होती है, बायोडाइवर्सिटी की बैठक है 2 वर्ष पे। ओके। और मैं कहूँ कि अभी जो रेगिस्तान संबंधित है, कहूँ कि देखिए वहाँ का जो डिजर्टिफिकेशन का जो बैठकें हैं, डिजर्टिफिकेशन संबंधित भी ये 2 वर्ष की होती है। डिजर्टिफिकेशन की बैठक 2 वर्ष पे होती है। ओके। और वैसे हम बताते चले कि जैसे रामसर सम्मेलन के संबंधित बैठकें होती है 3 वर्ष पे होती है। ओके, 3 वर्ष पे होती हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको हम आगे की तरफ लेके कि अभी ये जो यूएनएफसीसी था, एक तरीके से ये 1992 में तो ये एक तरीके से बना, ठीक है, लेकिन लागू ये जाते जाते 1995 में इनफोर्स हुआ। 1995 में ये लागू हुआ और 1995 से ही सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठकें चलने लगी। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो इसी समय जो है COP1 हुआ था। और उसके बाद जो है इसका जो COP1 का जो है क्लाइमेट चेंज संधारणीय विकास को नियत बनाने के लिए, इनको जो है कंजर्वेशन के लिए जो है इसमें सम्मेलन की गई थी। और इसका जो है 1997 में बात करें, जो महत्वपूर्ण है उस पर हम चलते हैं। 1997 में जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक हुई थी, ये COP3 थी। इसमें क्लाइमेट चेंज के जो है अच्छे खासे मुद्दे उठाए गए थे कि इसमें कहा गया था कि देखिए लगभग जो विकसित देश हैं, 16 विकसित देश हैं, तो 16 विकसित देश जो है इस पर साइन करना था उनको, जो इंडस्ट्रियल जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे उनके लिए। उसमें से दोस्तों कहते चले आपको, कनाडा जो है तत्काल में साइन नहीं किया, वो उसे पेंडिंग में डाल दिया। तो करते करते हुआ 2005 में जो है 2005 में जाकर वह साइन किया, तब जाके ये एक तरीके से इनफोर्स हुआ, लागू हुआ। तो COP3 की हम कंडीशन आपको बताते चले। अभी COP3 की कंडीशन थी, शर्तें थी कि 1990 के स्तर से कार्बन डाई एमिशन जो है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन है, उत्सर्जन है, उनको जो है 1990 के स्तर से 5.8% लेस करना था, कम करना था। कितना है? 1990 के स्तर से कितना? 5.8%। ओके, कम करना था, यह बात थी। तो इसमें दो कंट्रीज का ग्रुप बना गया, एक एनेक्स फर्स्ट, एक एनेक्स 2। यहाँ पर एक एनेक्स फर्स्ट और एक एनेक्स 2। ओके, एनेक्स फर्स्ट में वो जो विकसित देश थे, जो इसके जिम्मेदार थे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के, जो है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के, वो इसमें आते हैं। ओके, कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज इसमें आती हैं।
डेवलप्ड अर्थात विकसित देश, और एनेक्स 2 में विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। ओके, अर्थात विकासशील देश आते हैं। इनमें जो है साइन करना था, अगर ये तभी लागू होगी जब इसमें जो है 16 देश जो विकसित देश हैं, जो जिम्मेदार हैं एक तरीके से, वो साइन करेंगे तभी ये लागू होगी। करते करते ये आते आते जो है 2005 आ गया। 2005 में जाकर ये साइन किया है कनाडा, तब जाके लागू हुई है। उसमें शर्त थी कि 2008 से लेते हुए 2012 तक जो है, 2008 से लेते हुए 2012 तक जो है कार्बन एमिशन जो है 1990 का स्तर से जो 5.8% कम करना था। जो है कितना कम करना था? 5.8%। इसको तो कंडीशन जब 2005 में जब ये लागू हुई है कनाडा के हस्ताक्षर के बाद जो है 2005 में, तो उसके बाद जो है कई देश जो है अपना जो है मुंह मोड़ने लगे, कि बोलने लगे कि अब तो पेंडिंग हो गई है, अब लेट लतीफ हो गया, तो जिसकी वजह से वह इसे जो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब फिर क्या हुआ कि जब इसके बाद दूसरी कंडीशन लाई गई, चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है 2008 से नहीं, 2013 से लेते हुए 2020 तक तो आप इसको मान सकते हैं। जो दूसरी जो है कंडीशन थी 2013 से लेते हुए 2020 तक जो है, उसको जो है मानना था इन लोगों को जो है, कि चलिए अब इसको मानिए जो है, फिर भी वो लोग जो है माने नहीं। ठीक है, अब इसे में प्रोविजन किया गया था कि आप विकासशील देशों के भी सहयोग करेंगे। इसी में जो है विकासशील देशों के लिए सहयोग में बात की गई थी। और यहाँ पर भी बात किया गया था कि कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन क्रेडिट से विकासशील देश जो है जितने वो जो कार्बन कम एमिशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिशन करेंगे या अदर गैसेस कम एमिशन करेंगे, और पर्यावरण में जो है उनकी जो है सुरक्षा में अहम भूमिका होगी, तो वहाँ पर जो उनको कार्बन क्रेडिट एक तरह से सेव कर सकते हैं, और उसको जो एक तरह से सेल भी कर सकते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसे बाई भी कर सकती है, और वहाँ पर जाकर उस बाई करने में वह अपने यहाँ कभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में या इंडस्ट्रियल किसी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये था जो नियम। और उसके बाद जो है आता है एक तरीके से, एक था 15वां कन्वेंशन 2015 काप का 15 जो है, अर्थात काप 15, इसे कहते हैं कोपेनहेगन कन्वेंशन। ये 2009 में हुआ था। कोपेनहेगन का कन्वेंशन जो है 2009 में हुआ था। कोपेनहेगन कन्वेंशन, कोपेनहेगन का कन्वेंशन जो है 2009 में हुआ था। ओके, तो इसमें प्रतिबद्धता थी कि $1 बिलियन जो है विकासशील देशों को जो है विकसित देश देंगे क्लाइमेट चेंज के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार आते हैं काप 21, जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात इसे कहते हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौता, पेरिस समझौता 2015 में आया था और 2016 में यह लागू हुआ। ठीक है, 2015 में आया लेकिन 2016 में यह लागू हुआ। तो इसमें क्या क्या शर्तें थी? इसमें देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल था जो 1997 का, उससे जो डिफरेंट यहाँ पर कंडीशन रखी गई पेरिस समझौते में। पेरिस समझौते में कहा गया कि देखिए आप लोग जो है अपनी इच्छा से, इंटेंट से, अपने इरादे से जो है जितना कार्बन के जो है सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, वह आप कंडीशन बताइए। ठीक है, सबसे पहले जो आप उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप कितना कार्बन कम करेंगे जो है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल में वहां पर प्रतिबद्धता थी जो है विकसित देश ही से जो है कंजर्वेशन करेंगे या संरक्षण करेंगे, उसे बचाव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बाकी सभी देश जो जैसे 55% जो कार्बन एमिशन करते हैं,
और 55 देश जो है इस पे जो प्रतिबद्ध होंगे, उनके साइन या हस्ताक्षर चाहिए तो ये लागू होगा। फिर भी ये इस पे 55 देशों को जो है पेरिस समझौता जो था, पेरिस समझौता, पेरिस समझौता 2015, तो इसमें 55% कार्बन जो एमिशन करेंगे या एग्जिस्ट करेंगे, तो और इसके बाद 55 कंट्रीज की भी कंडीशन होनी चाहिए जो है, तो ये कंडीशन तो कंप्लीट हो गया 2016 में, और 2016 में ये लागू भी हो गया। ठीक है, अभी लागू होने के बाद अगर हम बातें करें तो पेरिस समझौते में भारत की क्या शर्त थी। भारत ने अपनी तरफ से बताया कि देखिए हम इसे कहते हैं INDC, इंटेंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इस कर सकते हैं इंटेंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या कर सकते हैं इंटेंशनली इंटेंडेंट कर सकते हैं, इंटेंड नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन तो भारत की इसमें भारत ने कहा देखिए हम 2030 तक जो है 2030 तक हम कार्बन एमिशन की मात्रा जो है कम करेंगे। क्योंकि कितना कम करेंगे, कहा कि 2030 तक जो है 33 से 35% जो है कार्बन एमिशन हम कम करेंगे 2005 के स्तर से। ओके, ये भारत का जो था, भारत जो है की शर्तें थे कि वह 2030 तक जो है 2030 तक जो है 33 से लेते हुए 35% कार्बन जो है 2005 के स्तर से कम करेगा, 2005 के स्तर से कम करेगा। ओके, इसी तरह जो है अन्य देशों की अपनी अपनी कंडीशनें थी जो है। अब ये लागू कब होगा, 2021 के बाद ये लागू होगा। ओके, 2021 के बाद ये लागू होगा। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों हम COP 26 जो अभी वर्तमान में हुए 2021 में हुआ है, 2021 में जो हुआ है उस पर हम बताते चले आपको जो है 2021 में जो है COP 26 हुआ है। अब देखिए आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है MOP भी होता है और CMP भी होता है। ये बैठकें होती हैं, जैसे इनके बाद जो COP के बाद जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ पार्टी, तो ये सब जो है जैसे COP के बाद ये बैठक होती थी जो है कि कैसे कैसे हम इसको एमिशन करेंगे। अपने जो देश जो थे एक तरीके से एकजुट होते थे अब, और अपनी अपनी राय रखते थे जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी में, तो और उसी तरफ से जो है वो पार्टी होती थी। और CMP में कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ पार्टी होती थी। तो जैसे ये COP 26 का जो है 11th मीटिंग थी और इसका जो CMP जो है 6 थी। इसके बाद जो है तो अब इसमें ये स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये हुआ था। COP 26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यह आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्कॉटलैंड सरकार ने ही की थी। अब इसमें देखिए कि सम्मेलन में 40 प्रमुख देश जो है भाग लिए थे, क्योंकि उस समय जो है कोविड का जो की परेशानियां थी, तो इसी वजह से ये जो वर्चुअल होते डिजिटली वर्चुअल होते थे। इसमें प्रतिबद्धता थे कि
इसमें पता थे कि क्लाइमेट चेंज में कुछ जैसे देश है, जैसे यूके ने प्रतिबद्धता जताई कि देखिए हम पेड़ों की कटाई जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध करते हैं, वनों की कटाई जो प्रतिबद्ध करते हैं, क्योंकि हमें जो है कार्बन एमिशन को जो है रोकना है 2030 तक जो है। और इसीलिए इसके जो हम कहते हैं ग्लासगो सम्मेलन, ग्लासगो समझौता, ये यूके ने जो है 2030 तक जो है मिशन करने की बात की, यह रोकने की बात की, जो इसीलिए वो जो है वनों की कटाई पर भी वो रोकथाम कर रहा है। तो इसके कारण जिसे कहते हैं ग्लासगो सम्मेलन। अब हम बात करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते, ये दोनों जो है क्लाइमेट चेंज के महत्वपूर्ण सम्मेलन है। क्या है ये, इनमें अंतर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल ये विकसित देशों के लिए बाध्य था, लेकिन कनाडा के हस्ताक्षर की वजह से ये थोड़ा लेट लतीफ हुआ, जिसकी वजह से अन्य विकसित देश इसे मानने से इनकार कर दिए। और ये 1990 के स्तर से 5.2% कार्बन एमिशन को कम करने की बात करता था। आपको बताते चलें कि आइए चलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस समझौता। पेरिस समझौता ये 1997 में हुआ था और ये 2015 में, ठीक है। तो ये जो है विकसित देशों के लिए बाध्य था, जो 16 विकसित देश थे उनके लिए ये पूरी तरीके से क्या था, यह बाध्य था। 15 प्लस आप कह सकते हैं जो EU है वह भी इसमें सम्मिलित था। और यहाँ पर जो है विकासशील देश सोच लेते हुए 55 देश जो है इंक्लूड रहते हैं, जो कार्बन एमिशन करते हैं 55%। ओके, अब ये क्या है कि यहाँ पर 1990 के स्तर से बात की गई थी 5.2% कार्बन एमिशन करने की, और यहाँ पर बात की गई थी कि आप 2005 के स्तर से आप कार्बन एमिशन कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। ओके, लेकिन 2005 के स्तर पे करेंगे तो 1.5% आपको कम करना रहेगा। अगर 1.5% भी ना हो पाया तो दूसरा पर्पस जो है 2% कार्बन एमिशन पर करेंगे, जो है आप जो करेंगे सबसे पहले जो 1.5% आप रोकें, कि 1.5% जो है रोक लें। अगर 1.5% न रोक पाए तो इस पे जो है आप रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहला जो है 1.5% कार्बन सेल्सियस था जो है, और दूसरा जा गया जो है 2 डिग्री सेल्सियस, कितना पे एमिशन या प्रिवेंट करे। ओके, ये तो थे हमारे क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन और उसके क्लाइमेट चेंज के बारे में महत्वपूर्ण जो है। अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत के बारे में। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षरण क्या है उस पर हम जानेंगे। तो ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण। देखिए कि ओजोन क्षरण एक तरीके से कब मालूम चला, ये जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक अंटार्कटिका, ये जो अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा जो निचले वाला है वह अंटार्कटिका कहलाता है। एकदम निचले जो है मैं कहूँ कि मकर रेखा के जो नीचे जो है हिस्सा पाया जाता है वह अंटार्कटिका होता है। तो अंटार्कटिका में लेयर पाई जाती हैं, जैसे आपको बताते चलिए, आपको देखिएगा ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद ये पृथ्वी हो गई,
तो पृथ्वी पर जैसे यहाँ पर अल्ट्रावायलेट वेज निकलती हैं, तो एक अल्ट्रावायलेट जो है किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। अल्ट्रावायलेट किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों में यू ए बी में जो है, पहला अल्ट्रावायलेट किरणें में ए हो गया, और एक अल्ट्रावायलेट किरणें जो हो गई बी हो गई, और तीसरी जो सी हो गई अल्ट्रावायलेट किरणें जो है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। जैसे यहाँ पर हमारे बात करें कि जो ए वाली किरण है, ये वाली किरण है अल्ट्रावायलेट ए जो है, ये हमारे लिए अच्छी होती है। ये विटामिन डी हमारे शरीर में उत्पन्न करती है। अक्सर ये ठंडियों के लिए हमारे लिए बेहतर होती है अल्ट्रावायलेट ए किरण जो है। जबकि बी जो है एक तरीके से बैड है हमारे लिए, जो है ये नुकसान पहुंचाती है। और अल्ट्रावायलेट सी जो एक तरीके से फैटल होती है, घातक होती है, यहाँ तक कि ये मृत्यु को भी आपको अंजाम दे सकती है। त्वचा कैंसर और आई कैंसर, कई प्रकार के कैंसर से हो सकते हैं। तो ये जो है इन्हीं को जो है ओजोन परत जो है रोकती है। ओजोन जो है O3 जो है इन्हीं को जो है रोकती है। बात आते जब अंटार्कटिका में आए तो ब्रिटेन वैज्ञानिक ने देखा कि यहाँ की परत जो है कम है। यहाँ का आते आते जो है देखा गया कि यहाँ की परत जो है कम है। तो उन्होंने पाया कि यहाँ जैसे जब आती कीड़े जब इसे यहाँ से पास करते हैं, गुजरती हैं, तो उनकी वेब जो है मालूम चलती है वहाँ सूक्ष्मदर्शी द्वारा, या एक तरीके से देखने पर जो है वो सब देखे तो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। जबकि इसके पहले जो है इसके पहले जो है नहीं आती हुई प्रतीत होती थी, सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए ही किरण आ पाती थी। ओके, और इसकी जो मापने की इकाई है डाप्सन है। ओजोन परत को जो है डाप्सन में मापा जाता है, ओजोन को डाप्सन मापा जाता है। बात करें हम, जैसे ये पृथ्वी पर आती है तो आने के बाद जो है ये रिफ्लेक्ट की जाती है दीर्घ तरंग दैर्घ्य, जैसे हमने आपको बताया जो है क्लाइमेट चेंज में दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में रिफ्लेक्ट की जाती है। रिफ्लेक्ट की जाती है तो वहां पर जो है ही जो है जाकर यहाँ पर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे आगे हमने पहले चर्चा कर चुके हैं इसकी जो है। तो इसको भी रोकने के लिए जो डाप्सन की जो कम हो रही है, ओजोन की जो मोटाई है कम हो रही है, उसको रोकने के लिए कई कन्वेंशन किए गए हैं। 3 कन्वेंशन वैसे मैं बताते चलूँ, 3 कन्वेंशन है। एक पहला जो है वियना कन्वेंशन है, कन्वेंशन किए गए हैं। पहला जो है वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, वियना सम्मेलन। और दूसरा बात करें हम, आपको जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और तीसरे की हम बात करें, तीसरा जो है किगाली समझौता है, 2016 में हुआ था किगाली समझौता है। वियना तो एक तरीके से आपको बताते चले कि 1900 पहले हुआ था, जो है ये जो है 1985 में ही हुआ था, ये 1985 में ही हुआ था ये वियना कन्वेंशन 1985 में आती है। ये रिपोर्ट जो है अपनी 1988 में देता है, 1988 में प्रभावी होता है। लेकिन इसमें बातें की गई थी कार्बन फ्लोरोकार्बन को जो है कम किया जाए, कार्बन फ्लोरोकार्बन को जो है CFC को जो है कम करने की बात की गई थी। क्योंकि जो यहाँ पर जो क्लोरीन जो है निकलता है, क्लोरीन CFC का जो है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, प्रशीतक हो गए, उसमें से जो है इसमें इसका यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो है वहां से जो क्लोरीन गैस एग्जिस्ट होती है। जैसे उसको एग्जिस्ट होती है क्लोरीन, एक तरीके से मुक्त मूलक इसके कण होते हैं क्लोरीन के जो है, क्लोरीन के जो है मुक्त मूलक जो है 2 कण होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं। ये बहुत फ्री स्वतंत्र होते हैं, या अन्य अणुओं से भी क्रिया कर सकते हैं। जिसे क्लोरीन के अणु ये निकलने के बाद आते हैं तो ओजोन से क्रिया करते हैं, और ओजोन से जब क्रिया करते हैं तो ओजोन को ये 2 भागों में तोड़ देते हैं।
जब तोड़ते हैं तो एक ओजोन बचता है, वो ऑक्सीजन बचता है, दूसरा आपको बताएं कि ClO, और तीसरा जो है O2 बचता है। ओजोन तो रहा नहीं, टूट गया। अभी इसी तरह जो है कई जो है आप जो मिलते हैं क्लोरीन जो है जिस तोड़ते हैं और पतले करते जाते हैं। इन्हें जो तभी रोका जा सकता है क्लोरीन को जो है, अब ये जो मुक्त मूलक है, जब इन्हीं के जैसा जो है मुक्त मूलक क्लोरीन जो है इनसे संयोग करे, तब जाकर यह क्लोरीन बनेंगे। अगर मान लीजिए क्लोरीन है वायुमंडल में, तो अब इसी जैसा एक मुक्त मूलक क्लोरीन होना चाहिए जो है, तभी जाके यह क्रिया करके जो है Cl2 बनेगा। ओके, अब इसके बाद हम आपको बताते चले कि आगे चलते हैं कि अब इनको रोकने के लिए इसमें प्रयास किए गए थे, बट एक तरीके से ये तो किया गया जो है। और उसके बाद जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, 87 में आया जो है, और इसे जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में दिया जो है। यूनेप जो है इसके यूनेप जो है प्रभावित करने के लिए इसे जिम्मेदार था जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जिम्मेदार था, यूनेप जिम्मेदार था जिन्हें लागू करवाने में। ओके, वैसे में भी शर्तें की गई कि देखिए आप जो है ये तो बाद नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इसकी महत्ता की जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि ओजोन परत को क्षरण को जो रोका जाए, कंजर्वेशन के लिए शर्तें की गई थी इसमें भी। ओके, और उसके बाद आते हैं किगाली समझौता 2016 का जो है किगाली समझौता। किगाली समझौता बात करें ये 2016 में हुआ था। यहाँ पर देखिए किगाली समझौते में बात की गई थी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने की बात की गई थी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ही एक दो गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को सिर्फ कम करती हैं, और बाकी गैसें हैं जैसे मेथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, अदर्स गैसें जो है वो जो है आपको ओजोन में भी भूमिका निभाती हैं क्षरण में, और ये जो उत्सर्जन गैसें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की इसमें भूमिका निभाती हैं। जबकि ये दो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरो, और बताते चलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में ही भूमिका निभाती हैं। तो किगाली समझौते में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में एमिशन में जो है इसे प्रिवेंट करने के लिए मतलब बैन करने के लिए जो है तो प्रोविजन किए गए थे। इस पे जो है ये चीज है सीस पे जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे इसे बैन करने के लिए, बाध्य करने के लिए जो प्रोविजन किए गए थे, इसे रोका जाए कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ग्लोबल वार्मिंग से इंटरलिंकिंग होता है ओजोन, वो ग्लोबल वार्मिंग से इंटरलिंकिंग हो ओजोन और ओजोन से ग्लोबल वार्मिंग। तो एक तरीके से कार्बन एमिशन के लिए था। कार्बन एमिशन के इनडायरेक्टली रूप से जो है ओजोन परत के क्षरण को भी रोकता है। ओके, तो दोस्तों यह रहा हमारा आपके समक्ष जो है बताने का कि मुद्दा ये कि क्लाइमेट चेंज और ओजोन डिप्लेशन क्या क्या है, कैसे हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट पहलू थे, हमने आपके समक्ष चर्चा की। अब आएंगे नेक्स्ट जो है पार्ट में, पार्ट 2 जो है कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।